आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का लेसन नंबर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आई एम श्योर कि आपने इसकी थ्योरी अच्छे से स्टडी कर ली होगी, तभी हम इसके जो ये एमसीक्यू होंगे इनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हमें राइट करना है। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूले में बीच में नेगेटिव आएगा और मिरर फॉर्मूले में बीच में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूलेज है इनकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर होती है, जब जैसे हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी है, फोकल लेंथ दे दी है किसी भी लेंस की या मिरर की, और इमेज बतानी है कि जो इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की कहाँ पर बनेगी, तो वो इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। या फिर v डिस्टेंस ऑफ इमेज दी हो और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हो तो फोकल लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इनमें से v, u और f में से कोई दो चीजें हमें दी होगी और थर्ड चीज हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो उसी के लिए हमारे पास ये फॉर्मूले होते हैं, लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, चाहे हम कोई भी मिरर ले या कोई भी लेंस ले। तो सबसे पहले हमने ये मिरर बना दिया, ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। यहाँ पर इसका ये क्या होगा, पोल होगा। अब यहाँ पर हो गया इसका फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मीनिंग क्या होगा कि हमने इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, और उस सर्कल का ये वाला हिस्सा हमने मिरर के लिए यूज कर लिया। इतना पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं कि इतने पोर्शन का हमने मिरर बना दिया है। अब ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, कहीं ना कहीं हमने जो प्रकार रख के इसको ड्रॉ किया होगा तो वही इसका क्या हो गया, सेंटर। तो इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये डिस्टेंस होगी हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर r। अब इन दोनों के बिल्कुल ठीक बीच में क्या होगा, फोकस होगा। अब फोकस की डिस्टेंस जितनी पोल से होगी उतनी ही फोकस की डिस्टेंस किससे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगी। तो पोल से जो फोकस की डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ f। तो यहाँ पर देखो r किसके इक्वल हो गया, जब यहाँ पर जो ये वाली डिस्टेंस है हमारी, ये वाली चीज क्या है, फोकल लेंथ है, और जितनी ये वाली डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस इस साइड भी है। तो क्या हम r को 2f लिख सकते हैं। अगर हम r को 2f लिख सकते हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। r इज इक्वल टू 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे पावर अगर सिंपल पूछा जाता है बिना ऑप्शन के तो पावर का फॉर्मूला दो हो सकते हैं। एक तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई टाइम हो गया, और लेंस के फॉर्मूले में पावर का मतलब क्या हो गया कि कोई भी लेंस या फिर मिरर की, लेंस या मिरर की लाइट को कलेक्ट करने की एबिलिटी जो है, कि ये जो मिरर हो गया ये कितनी लाइट को अपने पास कलेक्ट कर लेगा और उसको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस कर देगा। तो ये लाइट को कलेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो लेंस या मिरर के अंदर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर तो फोकल लेंथ मीटर में दी हुई है तो इसको हम बोल देंगे 1/f। तो पावर निकल जाएगी, जैसे फोकल लेंथ दे दी 2 मीटर, अगर फोकल लेंथ 2 मीटर है तो पावर कितनी आ जाएगी, 0.5 पर मीटर। पर मीटर की बजाय पावर की यूनिट होती है डेप्टर, और डेप्टर के लिए हम लगा देते हैं d।
तो इस तरह से आ गया। और अगर ये सेंटीमीटर में दी हो, ये दे दे जैसे 2 सेंटीमीटर दे दे, तो सेंटीमीटर के केस में पावर का फॉर्मूला हो जाएगा 100/f सेंटीमीटर, 100/f। अब जो पावर दी है वो इन्होंने किस में दे दी, इस फोकल लेंथ किस में दे दी, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, 100/2 सेंटीमीटर है, तो 100/2, 2 से कैंसिल कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसके दोनों फॉर्मूले हो जाएंगे। P = 1/f मीटर के अंदर और P = 100/f सेंटीमीटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर। जो कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस मीन्स ये वाला लेंस, और कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर कौन सा हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो गया इस तरह से। तो इन दोनों की जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, दोनों की ही फोकल लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस एंड कनकेव मिरर इज। कनकेव लेंस कौन सा हो गया, ये वाला लेंस हो गया, और कनकेव मिरर हो गया ये वाला मिरर। तो इन दोनों की फोकल लेंथ क्या होती है, दोनों की ही फोकल लेंथ होगी नेगेटिव। तो चाहे कनकेव लेंस हो या कनकेव मिरर हो, तो फोकल लेंथ कितनी होती है, नेगेटिव होती है। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज। कन्वेक्स मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होगी, कन्वेक्स मिरर मीन्स इस तरह से। इसमें कितनी इमेजेस बनती है, हमने पढ़ी, इसमें 2 इमेजेस बनेगी। ठीक है, 2 इमेजेस का मतलब क्या है कि 2, इसकी जो टोटल इमेज है वो 2 बनती है। जैसे एक इमेज तो तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा। इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो वो लाइट रेज कहाँ पर जाएगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई है इस सरफेस से, प्रिंसिपल एक्सिस से अवे चली गई है रिफ्लेक्ट होकर। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये एक्चुअल में तो कभी मिलेगी नहीं, लेकिन वर्चुअली ये कहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी, पीछे की साइड, लेंस से पीछे। इसलिए हम बोलते हैं कि ये वर्चुअल इमेज बन गई। एक तो ये वाली इमेज बनती है, और दूसरी कब बनती है, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर यहाँ पर रख देते, तब इसकी इमेज बनती है। तो दोनों केसेस में ही इसकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। विच मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर क्या होगा, जैसे हमने ये गाड़ी ली है, ठीक है, तो गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं, ये साइड मिरर के लिए हम कन्वेक्स मिरर का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि देखो कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अगर इसकी जगह हम कनकेव मिरर लेते हैं, कनकेव मिरर के अंदर टोटल हमारी कितनी इमेजेस बनती हैं, 6 इमेजेस बनती हैं। 6 में से 5 इमेजेस तो होगी रियल एंड इन्वर्टेड, और 1 इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये जो 5 इमेजेस भी बन रही है, ये भी किसी का साइज बहुत स्मॉल होगा, किसी का साइज बहुत बड़ा होगा। अब इमेजिन करो कि यहाँ पर अगर हम कन्वेक्स की बजाय कनकेव मिरर यूज कर लें, अगर हमने कनकेव मिरर यूज कर लिया और हम पीछे से आ रहे व्हीकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या दिखेगा कि कोई छोटी सी स्कूटी आ रही है, एक बार तो वो स्कूटी बहुत बड़ी हो जाएगी, ट्रंक की जितनी बड़ी, और एक बार क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही छोटी सी, लाइक ए डॉग की तरह बहुत छोटी सी हो जाएगी। तो जैसे ही उस स्कूटी की और हमारी गाड़ी के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी, तो जो इमेज बन रही है उसका साइज भी चेंज होता रहेगा। तो इस वजह से जो हम यूज करते हैं यहाँ पर रियर व्यू मिरर के तौर पर कौन सा मिरर यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर। क्यों, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के थ्रू इमेज कैसी बनती है, कनकेव मिरर के थ्रू इमेज दोनों ही बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड भी और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी। 5 इमेज तो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, और 1 इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होता है कि
अगर हमारा ऑब्जेक्ट इतना सा है तो हम जो इमेज देखेंगे वो इसके कंपैरिजन में कितनी बड़ी होगी या कितनी छोटी होगी। जो ये कितनी वर्ड है, अगर हिंदी में देखें तो कितनी वर्ड है या हाउ मच, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, हाउ मच बिग और स्मॉल, हाउ मच बिग और स्मॉल। तो ये जो नंबर होता है जो हमें ये बताता है कि जो इमेज बनी है वो कितनी बड़ी है या कितनी स्मॉल है। तो इस नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो लेंस की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू v बाई u इज इक्वल टू h2 बाई h1। v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज और डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे याद रखना है, चाहे हम कोई भी मिरर ले या फिर कोई भी लेंस ले, सभी के केसेस में क्या होता है, इमेज को प्रेफरेंस देनी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इमेज। तो यहाँ पर भी मैग्निफिकेशन में इमेज की डिस्टेंस ऊपर और इमेज की हाइट ऊपर और नीचे ऑब्जेक्ट आएगा। चाहे हम लेंस फॉर्मूला ले, लेंस फॉर्मूले में भी पहले इमेज आएगी फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह मिरर फॉर्मूले में भी 1/v पहले आता है फिर 1/u आता है और फिर इज इक्वल टू 1/f। तो इन सभी के अंदर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इमेज। नेक्स्ट, व्हाट इज मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूले में बस यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा कि जो मैग्निफिकेशन है उसके फॉर्मूले में एक नेगेटिव साइन आ रहा है। तो लेंस के फॉर्मूले में तो m इज इक्वल टू v बाई यू इज इक्वल टू h2 बाई h1 और मिरर के फॉर्मूले में m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू इज इक्वल टू h2 बाई h1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर विच टाइप ऑफ इमेज, किस टाइप की इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है। तो इसके लिए हमें एक वर्ड याद रखना है MPV, 2 बार पढ़ना है इसको, 2 या 3 बार याद हो जाएगा। MPV एक बार फिर से पढ़ना है MPV। यहाँ पे M का मतलब होता है मैग्निफिकेशन, P का मतलब पॉजिटिव और V का मतलब वर्चुअल। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो जो मैग्निफिकेशन होती है हमेशा क्या होगी, उसके लिए पॉजिटिव होगी। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव किसके लिए होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए, और नेगेटिव किसके लिए होती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज्ड एज ए सेविंग मिरर। सेव करने के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर। ये वाला मिरर यूज करते हैं कनकेव मिरर सेविंग मिरर के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बनती है वो मैग्नीफाइड इमेज बनती है। क्यों हम यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, मीन्स लार्ज इमेज हम देख सकते हैं। कन्वेक्स के अंदर जो इमेज बनती है, कन्वेक्स के अंदर तो इमेज कैसी होगी, स्मॉल होगी हमेशा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हो उसके कंपैरिजन में इमेज क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी। इसलिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज नहीं करते हैं। लेकिन कनकेव में अगर ऑब्जेक्ट इतना है तो इसकी इमेज या तो इतनी होगी स्मॉल साइज की या फिर इससे बड़ी होगी। तो हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब पानी के ग्लास में जब हम पानी पी रहे होते हैं तो यहाँ वहां पे इमेजिन करना है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो सकता है। देखो पानी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और वो कितना होता है, 1.33। और जिस ग्लास में, ये कांच का ग्लास है, जो ग्लास है इसमें पानी पी रहे हैं तो उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 1.2। यहाँ पे ग्लास का मतलब है कांच से बना हुआ ग्लास, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है उस कांच का, 1.52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, 2.42। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, 2.42। और एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए हम कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, अप्रोक्सीमेट हम 1 मान लेंगे कि जो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अप्रोक्सीमेट 1 है, वैक्यूम के लिए कंप्लीटली 1 होता है।
व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस? पावर ऑफ ए लेंस की यूनिट क्या होती है? हम पढ़ चुके हैं पावर ऑफ ए लेंस की यूनिट क्या होगी? डायप्टर होगी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द लाइट when it enters into denser medium from a rarer medium? जब एक डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करती है, जिस तरह यहाँ से हमने लाइट को फॉल करवाया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, अब लाइट दूसरे मीडियम में बेंट होगी, जैसे यहाँ पर ये हमने ड्रॉ किया है, तो लाइट जब दूसरे मीडियम में बेंट होगी तो कहाँ पर जाएगी? सबसे पहले तो देखते हैं कि ऊपर वाला मीडियम क्या है? रेरर मीडियम है, और नीचे वाला मीडियम क्या है? डेंसर मीडियम है। तो लाइट कहाँ पर बेंट हो जाएगी? टूवर्ड द नॉर्मल की तरफ बेंट होगी। नॉर्मल की तरफ बेंट होने का मतलब यहाँ पे एंगल कितना है? आर, और यहाँ पे एंगल कितना है? आई। तो यहाँ पे एंगल आर लेस देन होगा किससे? एंगल आई के कंपैरिजन में। ठीक है, तो लाइट कहाँ पर बेंट हो जाती है? टूवर्ड द नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन प्रोसेस व्हाट इज रिलेशन बिटवीन आई एंड आर? आई और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है? रिफ्लेक्शन के टाइम पे। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया? जैसे यहाँ पर हमने मिरर रख दिया, अब कोई भी लाइट इसके ऊपर फॉल होगी तो सबसे पहले जहां पर लाइट फॉल होती है हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम मीडियम के अंदर चली जाएगी, तो यहाँ पे ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो रिफ्लेक्शन के टाइम पे दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। अगर ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री का ही होगा। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्नेल्स लॉ। ये स्नेल एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इसने एक लॉ दिया था, स्नेल्स लॉ। इस लॉ को देखो, अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझे तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक लाइट एक मीडियम से फॉल होती है दूसरे मीडियम के ऊपर, यहाँ पर तो ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। मान लेते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेरर मीडियम का है 1, और जब ये दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट टुवर्ड द नॉर्मल बेंट होगी, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? आर हो गया, और इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है म्यू। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? सबसे पहले उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो जहां से लाइट फॉल हो रही है, जहां से लाइट इंसिडेंट हुई है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ उस मीडियम में कौन सा एंगल है? साइन ऑफ आई। आई इंसिडेंस एंगल है तो आई इज इक्वल टू, अब दूसरे मीडियम में आ जाओ, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो म्यू की मल्टीप्लाई दूसरे मीडियम के अंदर जो एंगल है वो साइन ऑफ आर। तो यहाँ पे साइन आई इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? म्यू साइन आर। अब यहाँ पे म्यू साइन आर हो गया, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? सिर्फ म्यू की, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल दो। म्यू किसके इक्वल हो जाएगा? जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या है? साइन आई, तो म्यू के साथ मल्टीप्लाई में है साइन आर, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो म्यू का फॉर्मूला क्या आ गया? साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। तो यही क्या होता है? स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पावर ऑफ लेंस इज -2.5 डायप्टर। एक लेंस की जो पावर होती है वो कितनी है? 2.5 डायप्टर है। व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस? लेंस की नेचर क्या है एंड इट्स फोकल लेंथ कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले तो देखो, अगर पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, और नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कनकेव की। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ या फिर कनकेव मिरर, दोनों की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया। नेचर ऑफ लेंस तो क्या है? यहाँ पर कनकेव है, कनकेव लेंस। फिर हमें निकालनी है, पावर दे दी है और फोकल लेंथ निकालनी। अब देखो, अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे मीटर में निकालनी है सेंटीमीटर में, तो
तो ऐसे सिचुएशन में हम कोई भी यूज कर सकते हैं, या तो हम यूज करेंगे 1/f वाला फॉर्मूला या फिर 100/f वाला फॉर्मूला। डिफरेंस क्या होगा, अगर हमने 1/f का फॉर्मूला यूज किया तो मीटर में आ जाएगी, और 100/f का फॉर्मूला यूज किया तो सेंटीमीटर में आ जाएगी इसकी फोकल लेंथ। तो अब हम यहाँ पे मीटर वाला यूज कर लेते हैं। पावर की वैल्यू दी है -2.5, तो 1/f, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी होगी 1/2.5, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 डिवाइड बाई 25 नेगेटिव में, तो ये आ गई हमारी फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास पेन? क्या ग्लास पेन के अंदर कोई भी ग्लास विंडो पेन में रिफ्रैक्शन होता है? जैसे ये हमारे पास दे दिया खिड़की वाला, जो विंडो का ग्लास पेन होता है ना, विंडो का ग्लास होता है, ये वो वाला है। तो क्या यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा? तो इसको स्टडी करते, देखो लाइट ऊपर से फॉल हो रही है, यहाँ पर सन होगा तो सन के पास से लाइट फॉल हुई, यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, और लाइट थोड़ा सा यहाँ पर देखो रिफ्लेक्ट हो जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल, और उसके बाद फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एक्चुअल में ये जो इसकी विड्थ होती है ना ग्लास पेन की, जो विंडो का ग्लास पेन है, विंडो का जो कांच होता है उसकी विड्थ क्या है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल विड्थ है। तो इसकी वजह से जो ये रिफ्रैक्शन होता है इसको हम अच्छे से नोटिस नहीं कर पाते हैं। अगर हम इसको अच्छे से नोटिस नहीं कर पाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, बट वहां पे रिफ्रैक्शन होता है लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉटम ऑफ टैंक अपीयर टू बी रेज्ड बिकॉज, जो टैंक की बॉटम होती है एक्चुअल में उसकी बॉटम यहाँ पर है, लेकिन हम उसकी बॉटम को ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा हमें वो रेज्ड दिख जाती है, इतनी हाइट से वो ऊपर उठ गई है। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से जो यहाँ पर इसकी बॉटम है वो हमें ऊपर उठी हुई दिखती है। अब यहाँ पर तो इन्होंने क्वेश्चन ये दे दिया कि टैंक की बॉटम हमें ऊपर उठी हुई दिखती है। क्वेश्चन वो ये भी दे सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉइन रखा हुआ है, बॉटम पर एक कॉइन रखा हुआ है, वो कॉइन हमें ऊपर उठा हुआ दिखेगा, तो किस वजह से ऊपर उठा हुआ दिखेगा? या फिर ये इस तरह से क्वेश्चन दे देंगे कि एक हमने स्टिक पानी में डाल दी है, जैसे वो स्टिक पानी में डाली तो वो स्टिक हमें टूटी हुई दिखेगी, हमें ये लगेगा एक्चुअल में तो स्टिक ये हो गई है, यहाँ पर हो गई इतनी, लेकिन वो हमें स्टिक यहाँ पर ऑब्जर्व कर पाएंगे, उसको हम यहाँ से ऐसा लगेगा ये स्टिक ऐसे टूट गई है, तो वो भी किस वजह से होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन ऑप्टिशियन प्लेस टू लेंसेज, ऑप्टिशियन का मतलब होता है जो स्पेक्स बनाने वाला है, वो जो लेंसेज का काम करता है। तो इफ एन ऑप्टिशियन प्लेसेस टू लेंसेज ऑफ पावर 2.0 डायप्टर एंड 0.25 डायप्टर इन फ्रंट ऑफ ए पेशेंट आई ड्यूरिंग आई टेस्टिंग, आई टेस्ट करते हुए उसने दो लेंस रखे, कि जैसे ये पेशेंट की आई है तो इसके सामने इसने दो लेंस रखे और दोनों की पावर पॉजिटिव है, तो मतलब कन्वेक्स लेंस रखे, तो उसने यहाँ पे दोनों कन्वेक्स लेंस रख दिए। तो इन्होंने कहा है कि व्हाट इज द पावर ऑफ कंबाइंड लेंस। अब इन दोनों को कंबाइंड करने के बाद एक लेंस बन जाता है, और उस एक लेंस की फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फोकल लेंथ पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा P1 प्लस P2, P1 की वैल्यू पुट कर दो और P2 की वैल्यू पुट कर दो, तो इस तरह से आ गई 2.25। अब मान लो कि जैसे एक की वैल्यू दे देते 5 डायप्टर और दूसरे की वैल्यू दे देते -2 डायप्टर, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है? पावर का फॉर्मूला हमेशा ऐड में ही होगा, P1 प्लस P2, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे 5D, लेकिन ये वाली पावर अगर हम ऐड भी करेंगे तो किस में दी हुई है? -2D में दी हुई है, तो 5D ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? -2D, और हमारा आंसर आ जाएगा 3D। तो फॉर्मूला यही होगा P1 प्लस P2। उसके बाद देखो कि उनका पावर का साइन क्या दिया हुआ, तो पावर का साइन यहाँ पे साथ में पुट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइवर्जिंग मिरर इज, डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है?
डाइवर्जिंग मिरर मीन्स जो लाइट को डाइवर्स कर देता है, डाइवर्स का मतलब फैला देना। जैसे हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, अब कन्वेक्स मिरर के अंदर जब लाइट फॉल होगी तो वो लाइट इस तरह से अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर फैल जाएगी। अगर लाइट अलग अलग डायरेक्शन में फैल गई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग। तो ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर क्या हो गया, डाइवर्जिंग मिरर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाइवर्जिंग लेंस इज, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है। तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए देखते हैं, हम बना लेते हैं ये लेंस, कनकेव लेंस हमने बना लिया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, लाइट इस पर फॉल हो गई। तो कनकेव के अंदर क्या होता है, लाइट इस तरह से अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस चली गई। तो ये लाइट भी देखो पहले तो इस तरह से आ रही थी, इतना नजदीक थी, फिर ये लाइट के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो गई है, मतलब लाइट फैल गई है। अगर लाइट फैल जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्ज हो गई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कन्वर्जिंग मिरर इज, कौन सा मिरर कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग मिरर मीन्स जो लाइट को कन्वर्ज कर देता है। इस तरह से हमने ये ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब लाइट जब इसके ऊपर ऐसे फॉल होगी तो ये मिरर क्या करेगा, इस लाइट को एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज का मतलब होता है लाइट को एक जगह पर स्टोर कर देना, इकट्ठा कर देना। तो ये कौन सा मिरर हो गया, कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कन्वर्जिंग लेंस इज, कौन सा लेंस कन्वर्जिंग है। ये हमने कन्वेक्स लेंस बनाया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। लाइट जब कन्वेक्स लेंस पर फॉल होती है तो वो कहां पर जाएगी, टुवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, और एक पर्टिकुलर पोजीशन पर मिल गई है, स्टोर हो गई है इस पोजीशन के ऊपर। तो ये कौन सा लेंस करता है, कन्वेक्स लेंस करता है। तो कन्वर्जिंग कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। और कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर ये हो गया, ये कनकेव मिरर हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। कनकेव मिरर इज सीन टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हमने देखा था कि जो कनकेव मिरर है उसकी कितनी इमेजेस होती है, 6 इमेजेस होती है। 5 इमेजेस तो बनेगी रियल और 1 इमेज बनती है वर्चुअल। तो इन्होंने कहा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कब बनेगी, और उसका साइज लार्जर होना चाहिए ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन। तो कब बनती है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में। जब हमने फोकस और पोल के बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कैसे बनेगी हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा बिटवीन फोकस एंड पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस for a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के और क्वेश्चन का आंसर खुद बताओ कि कितना होगा। क्वेश्चन दिया है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर दिया है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मिरर के ऊपर फॉल होती तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पॉइंट पर फॉल हुई तो इस पॉइंट पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये तो क्या है, इंसिडेंट रे है। अब जो ये लाइट फॉल होती है 90 डिग्री पर फॉल हो रही है मिरर पर, तो यहाँ पे नॉर्मल भी क्या होगा, इसी जगह पर होगा नॉर्मल। अब यहाँ पर जिस भी एंगल पर लाइट मिरर पर फॉल हुई है वही पॉइंट इसका नॉर्मल भी हो गया। अब यही पॉइंट इसका नॉर्मल है, इसी पॉइंट पर यहीं पर रे है, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि मिरर के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल है, मिरर के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। बट यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच में होता है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो और नॉर्मल के बीच में, और इस पॉइंट पर नॉर्मल का काम भी यही वाली रे कर रही है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, 0 डिग्री।
क्वेश्चन है, द पावर ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस इज 4.5 डायप्टर। जो एक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस, उसकी पावर दी हुई है 4.5 डायप्टर एंड दैट ऑफ डाइवर्जिंग लेंस, और जो कनकेव लेंस है उसकी पावर दी हुई है 3 डायप्टर। तो यहाँ पे जब हम दोनों लेंसेज को कंबाइन कर देंगे, जैसे ये हमने ले लिया है कनकेव लेंस और ये हमने ले लिया है कन्वेक्स लेंस, तो इस तरह से जब हम दोनों लेंसेज को ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगी टोटल वो कितनी होगी, या फिर जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछ लिया कि टोटल पावर कितनी होगी, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे पावर इज इक्वल टू वही P1 प्लस P2। अब जो कन्वेक्स लेंस होता उसकी पावर तो क्या होगी, पॉजिटिव, और जो कनकेव लेंस होगा, जो डाइवर्जिंग लेंस है, उसकी पावर क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे कितना हो गया 4.5 माइनस 3 डायप्टर, तो किसके इक्वल आ गया 1.5 डायप्टर। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। अगर कोई इसी क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लेता है कि जब हम एक कन्वेक्स लेंस को और एक कनकेव लेंस को मिला देते हैं तो जो ओवरऑल ये एक लेंस की तरह अगर हम इसको ट्रीट करें तो कौन सा लेंस बन जाएगा, तो यहाँ पर देखो पावर किसके इक्वल आई है, पॉजिटिव आई है, टोटल पावर पॉजिटिव है, तो ये दोनों लेंस मिलकर एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेंगे। अगर यही जो नेट पावर है P1 प्लस P2, अगर ये जो नेट पावर P है ये नेगेटिव आ जाती तो ये दोनों लेंस मिलकर बिहेव करते एक कनकेव लेंस की तरह। द फोकल लेंथ ऑफ 4 कन्वेक्स लेंसेज P, Q, R, S, R, 4 कन्वेक्स लेंसेज की फोकल लेंथ दी हुई 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द लेंस हैविंग ग्रेटेस्ट पावर, अब इसमें क्वेश्चन में 3 ही लेंसेज की पावर दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है। द फोकल लेंथ ऑफ, यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, 3 लेंसेज P, Q, R, R कितनी है 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द लेंस हैविंग ग्रेटेस्ट पावर, अब पावर क्या होती है, फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसकी फोकल लेंथ हाई होगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन्होंने पूछा ग्रेटेस्ट पावर किसकी होगी, ग्रेटेस्ट पावर के लिए फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। जितनी स्मॉल फोकल लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा पावर होगी। तो इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ स्मॉल कितनी है 5 सेंटीमीटर, और किसकी है, क्यू की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्यू, जो कन्वेक्स लेंस क्यू है उसकी पावर क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। ये कन्वेक्स मिरर दे दिया हमें, कन्वेक्स मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है जिसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का ये ऑब्जेक्ट है। द हाइट ऑफ इमेज विल बी, इमेज की हाइट कितनी होगी, अब जो हम यहाँ पर इमेज बनाएंगे उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट कैलकुलेट करने के लिए यही सबसे पहले लाइट को हम रे डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट लाइट जो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी और जो यहाँ पे फोकस में से जाएगी। सेकंड यहाँ पे कहाँ से जाती है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर कहीं होगा तो उससे हम सेकंड वाली रे को ज्वाइन कर देते हैं, सेकंड रे। अब इस साइड में पॉलिश की हुई है तो इसके बाद जो रे जाएगी वो डॉटेड जाएगी बिल्कुल, तो यहाँ पर इमेज बन गई, देखो ये छोटी सी इमेज बनेगी यहाँ पर। तो इसके अंदर जो इमेज बनी है उसका साइज कितना होगा, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट कितनी होगी, लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो लेस देन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। ये एक बॉक्स दिया हुआ, हमें नहीं पता इस बॉक्स में क्या है, कन्वेक्स लेंस है या फिर कनकेव लेंस है या प्लेन मिरर है या फिर ग्लास प्रिज्म है। बस इन्होंने ये बता दिया कि इस तरह से लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी और जैसे ही बॉक्स से बाहर निकलेगी लाइट इस तरह से
डाइवर्ज हो जाएगी, मीन्स दूर दूर चली जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर बॉक्स में कौन सा क्या चीज हो सकती है, बॉक्स के अंदर क्या होगा, कनकेव लेंस होगा, क्योंकि कनकेव लेंस ही लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ये हमारे पास कनकेव लेंस हो गया, और जब हम इसके ऊपर लाइट को फॉल करवाएंगे तो जो रेज होंगी वो इस तरह से चली जाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए, कनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक इंसिडेंट रे है, वो एक प्लेन मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मिरर। मिरर के साथ, जब ये नीचे जो ये मिरर रखा हुआ है, इस मिरर के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज। अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद हम लाइट को रिफ्लेक्ट करवा देते हैं इस तरह से। ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंट थी। अब इन्होंने ये एंगल 30 डिग्री का दिया है, तो ये यहाँ पे कितना होगा, टोटल है 90 का, तो इस साइड कितना बच जाएगा, 60 डिग्री का। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आई किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। और इन्होंने पूछा है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, जो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल होगा, तो कितना होगा यहाँ पे, ये 120, तो इसका आंसर आ जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a ray of light enter a glass slab from air, जब एक रे ऑफ लाइट एक ग्लास की स्लैब के अंदर एंटर करती है, इस तरह से एक रे ऑफ लाइट ग्लास की स्लैब में एंटर कर गई, तो क्या होगा, ऑप्शन देखते, इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस, इसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, इट्स वेवलेंथ इंक्रीजेस, या इसकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी, इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी होती है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ टाइम पे डिपेंड करेगी, तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं, तो इसका सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेवलेंथ। अब जो यहाँ पर देखो, जो वेवलेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट हो गई, तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जो वेवलेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के, वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। अब जैसे ही कोई भी लाइट मीडियम में जाती है उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई, स्पीड कितनी हो जाती है, v, और जो किससे कम होगी, हमेशा c से कम होगी। तो मीडियम में ग्लास की स्लैब में अगर लाइट एंटर करती है तो उसकी स्पीड हो जाती है कम, और स्पीड के कम होने से उसकी वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग कैन फॉर्म ए वर्चुअल इमेज विच इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा वो लेंस या मिरर है जो इमेज हमेशा वर्चुअल बनाएगा और स्मॉल बनाएगा, तो कौन सा मिरर होता है, यहाँ पर एक तो कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर बनाता है, और दूसरा कनकेव लेंस बनाता है। तो यहाँ पे कनकेव लेंस दिया हुआ, कनकेव लेंस ये वाला लेंस, इसकी जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल एंड स्मॉल साइज की बनेगी। और अगर मिरर पूछे तो कन्वेक्स मिरर जो होता है, ये वाला जो मिरर होगा, इसकी इमेज भी हमेशा कैसे मिलेगी, वर्चुअल एंड स्मॉल साइज की। तो इस हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कन्वेक्स लेंस कैन बी। कन्वेक्स लेंस के थ्रू जो लीनियर मैग्निफिकेशन होती है वो कितनी होगी, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैग्निफिकेशन, इसका मीनिंग ये है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है वो इमेज क्या ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी बनाएगा या बड़ी बनाएगा, सेम साइज की बनाएगा।
तो इसके अंदर क्या होता है, वो सेम साइज की भी बनाता है, छोटी भी बनाता है और बड़ी इमेज भी बनाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कन्वेक्स लेंस है उसकी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो जाएगी जब इमेज ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगी, इक्वल टू 1 होगी जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होगा, हाइट ऑफ इमेज के इक्वल, मोर देन 1 होगी जब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जब इमेज बड़ी होगी तो वो मोर देन 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम ए कनकेव मिरर, एक जो ये कनकेव मिरर है इसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इसके फोकस पर बनेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा एट फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इन्होंने, एन इन्वर्टेड इमेज कैन बी सीन इन ए कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के अंदर इन्वर्टेड इमेज कब मिलेगी। अब कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, ये वाला मिरर, और इसके अंदर इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसमें इन्वर्टेड इमेज कभी मिलेगी ही नहीं। तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी कंडीशन में हम कन्वेक्स मिरर के अंदर इन्वर्टेड इमेज ऑब्टेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के फोकस के ऊपर हमने एक बल्ब पुट कर दिया। When the bulb is switched on, the lens produces, जैसे ही हम बल्ब को स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर इमेज कैसी बनेगी। अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होता है तो उसकी वजह से इमेज कैसी बनती है, कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी के ऊपर बनती है। इन्फिनिटी का मतलब लाइट्स कैसे चली जाएगी, पैरेलल चली जाएंगी, जब वो लेंस के अंदर से पास होगी तो इमेज कहाँ पर चली जाएगी, इन्फिनिटी पर। तो इसका आंसर आ जाएगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। एक कन्वेक्स लेंस के अंदर जब हम एक बल्ब को फोकस पर प्लेस करेंगे तो उसकी इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइन कन्वेंशन u इज टेकन एज, जो u का मतलब क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कैसा साइन लेते हैं, इसका नेगेटिव साइन इज टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये फिगर दिखाया गया है यहाँ पर ये वाली जो रे है ये इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पे जो रे इंसिडेंट तो हो गई, अब हमें बताना है कि रिफ्लेक्ट कैसे होगी। जब किसी भी सरफेस पर रे इंसिडेंट होती तो जिस भी पॉइंट पर वो इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट के ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते, तो इसका नॉर्मल भी यही है। तो यहाँ पर जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो सेम पाथ फॉलो करेगी। अगर किसी भी सरफेस पर लाइट 90 डिग्री के एंगल पर फॉल होती है तो उस केस में जो वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो भी सेम पाथ पर ही रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 0 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंस्ट्रक्ट ए रे डायग्राम यू नीड एटलीस्ट, अगर हम एक रे डायग्राम बनाना चाहते हैं, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमें कम से कम एटलीस्ट कितनी रेज की जरूरत होगी, तो 2 रेज की। जहां पर 2 लाइट की रेज मिल जाएगी वहीं पर क्या बनेगी, इमेज बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इन्होंने दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर को हम नीचे लिख लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसके विद रिस्पेक्ट टू दिया होता है उसको हम लिखते हैं ऊपर। कितनी वैल्यू दी है इसकी, 4/3। अब इसको सबसे पहले लिख लेती है, किसके इक्वल होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। जब भी इस तरह से दिया हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वाटर को नीचे लिखो, विद रिस्पेक्ट टू वाली टर्म जाती है ऊपर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसके नीचे लिखी हुई टर्म है वो तो ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली टर्म नीचे चली गई। तो इसकी वैल्यू दे दी इन्होंने 4/3, और क्या पूछा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इन्होंने पूछ लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के विद रिस्पेक्ट टू, इसको सॉल्व करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो कितना आ जाएगा 3/4। इसका पलट जाएगा क्योंकि इन्होंने पूछा है μA/μW, तो इसको पलट दो, कितना आंसर आ गया 3/4।
4। अब यहाँ पर 3/4 तो ऑप्शन में नहीं है, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे 0.7, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज। ये रेशियो किसने दिया था, किसके इक्वल होता है, ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। और ये रेशियो दिया किसने था, स्नेल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर विच हैज मैग्निफिकेशन ऑलवेज यूनिटी। कौन सा ऐसा मिरर है जिसकी मैग्निफिकेशन 1 होगी। मैग्निफिकेशन 1 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज किसके इक्वल होगी, हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। तो कौन सा मिरर होता है यहाँ पर, ये प्लेन मिरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव एज। जो हवा का बुलबुला है इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर, जैसे हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, वाटर है यहाँ पर, ठीक है। तो और इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक एयर का बबल है। जो ये एयर बबल होगा, तो इस एयर बबल को हम वाटर के अंदर किस तरह से बिहेव करेगा, ये जो एयर बबल है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बाहर क्या है, वाटर है। वाटर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और फोर्स लगाने की वजह से इस बबल की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, थोड़ा सा डिस्टोर्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पानी इस पर प्रेशर लगा रहा है। इस तरफ से प्रेशर लगाएगा तो यहाँ से फ्लैट हो जाएगी, यहाँ से प्रेशर लगाएगा तो अंदर चला गया, इस साइड से प्रेशर लगाएगा तो इस तरह से आ गया, और नीचे से पानी ने प्रेशर लगाया तो यहाँ पर भी ऐसे होगा। तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ म्यू इज इक्वल टू 1.5 ऑफ ग्लास के लिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 है, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी ग्लास के अंदर। तो यहाँ पर देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वो क्या होता है, c/v। v का फॉर्मूला क्या होगा, c/म्यू। अब c की वैल्यू क्या होती है, एग्जाम के अंदर c की वैल्यू नहीं देगा और मे भी दे, बट हमें याद होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर के अंदर। और म्यू की वैल्यू इन्होंने दे दी 1.5, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0, तो यहाँ पे कैंसिल करो 2, तो आंसर कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। यहाँ पर सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें से मे बी वो v की वैल्यू भी दे दे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ ले, तो उस केस में हम c/v करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कनकेव मिरर कांट बी यूज्ड एज। एक कनकेव मिरर को हम किसकी तरह यूज नहीं कर सकते, मैग्नीफाइंग मिरर यूज करते हैं, टॉर्च रिफ्लेक्टर में भी यूज करते हैं, डेंटिस्ट मिरर में भी यूज करते हैं। कहाँ पर यूज नहीं करते हैं, इन ए रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर के अंदर हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर यूज होता है, कन्वेक्स मिरर। जो कनकेव मिरर है उसकी इमेज इरेक्ट भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी। अगर हम इसको रियर व्यू में यूज करेंगे तो पीछे से आ रहे व्हीकल्स हमें कैसे लगेंगे कि वो पलट रहे हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगी, कभी वो छोटे हो जाएंगे, कभी वो बड़े हो जाएंगे, कभी वो सीधे हो जाएंगे और कभी वो इन्वर्टेड हो जाएंगे। तो इस वजह से हम कनकेव मिरर का यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट विच डज नॉट लुक सेम इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर कौन सा अल्फाबेट सेम नहीं दिखाई देगा। जो ए होता है, जब हम इसको मिरर में देखते हैं ए ही दिखता है, जब हम इस एम को देखेंगे तो एम ही दिखाई देगा। जब हम वाई को देखते, वाई इस तरह से लिखते हैं, हम वाई को देखेंगे तो वाई हमें एज इट इज दिखेगा। बट जब हम जेड को देखेंगे तो जेड को देखने से हमें कैसा दिखेगा, वो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर दे दिया है और इस प्लेन मिरर के साथ जो इंसिडेंट रे है
मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, 35 डिग्री का एंगल बनाती है। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। अब यहाँ पर ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, पूरा एंगल 90 का होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 45। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी किसके इक्वल होगा, I इज इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55। तो हमारा आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003, और वैक्यूम का अगर हम ले, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। अब जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी अप्रोक्सीमेट 1 के ही इक्वल आ गया, तो जब भी हम न्यूमेरिकल वगैरह लेंगे तो एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हम 1 सॉल्व पुट करेंगे। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में दे दिया जाता है तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1.003, न्यूमेरिकल के अंदर 1 पुट करेंगे, और अगर हमें सिंपली लिखना है तो उसको हम लिखेंगे 1.0003, और वैक्यूम की कितनी होती है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.33। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जनरली लेंगे, क्योंकि वैसे तो ग्लास की टाइप्स होती है तो उसके अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा, बट जनरली ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.50। नेक्स्ट है, केरोसिन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, केरोसिन ऑयल का होगा 1.44, और डायमंड का कितना होगा, 2.42। और टरपेंटाइन ऑयल, जो तारपीन का तेल है, तो इस टरपेंटाइन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.47। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न कर लेना।